Today we are going to discuss with the answer of question number 5 on writing classes contract act, and please read the question first. जैसा हम करते आए हैं, this is the question. In this question, what conditions are necessary for converting a proposal into promise, a promise into agreement, and an agreement into a contract, and illustrate your answer. तो जैसा मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि पहले हम लोगों को क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो देखिए इसे हम समझते हैं पहले इसमें क्या है खास बातें। दिस क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन इनटू दीज पार्ट्स। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस? नेसेसरी कंडीशंस किसके लिए? ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस नंबर 1, ए प्रॉमिस इनटू एन एग्रीमेंट नंबर 2, and an agreement into a contract number 3. These are three parts of this question, and fourth part is what illustrate your answer. This is fourth part, right? So this ये आंसर राइटिंग क्लासेस में जो सबसे पहली बात आपको सीखनी चाहिए वो यही है कि क्या हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है या नहीं समझा है। अगर क्वेश्चन को ही नहीं समझा तो हमारा आंसर अच्छा हो ही नहीं सकता। तो यह ध्यान रखना, इसी तरीके से आपको ब्रेक कर करके नोट कर लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट द इलस्ट्रेट, कि हमें अपने उत्तर के इलस्ट्रेशन भी देने हैं, हमें इसके आंसर को समझाने के लिए इलस्ट्रेशंस भी देने चाहिए। नाउ आई कम टू द आंसर ऑफ अपर्णा गुप्ता। शी इज अपर्णा गुप्ता। देखते हैं। ओके फाइन। See, this is what question number 5. What are the exceptions to the rule of stranger of contract cannot sue upon it? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, एंड लेट्स सी इस पे और देख लेते हैं। देखिए अब यहां पर क्या है, व्हाट आर द क्वेश्चन, देखिए व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ व्हाट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट। अब यहां पर जो क्वेश्चन की नेचर है इसको देखो अच्छे तरीके से, कहां से स्टार्ट होता है, व्हाट, यानी कि इन दिस केस डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। कोई यहां पर एनालिसिस कीजिए, मतलब कुछ घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सीधा आंसर लिखना है इसका। और वैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने आई बिलीव कि आपने एलएलबी में भी एडमिशन एलएलबी के एग्जाम देते हुए भी किए होंगे। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप पढ़ना मैडम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल, दिस इज, देखते हैं कैसे लिखा है। एक सेकंड में देख लो उनका आंसर और फिर मैं चेक करता हूं उसको। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर ऑफ अपर्णा। शी हैज डन द रफ वर्क, दैट इज एक्सीलेंट। ये मैं कहता हूं हमेशा आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। शी हैज डन द रिटन वर्क, रफ वर्क। Introduction, she will write the introduction, what is the privity of contract in brief, then she will mention the reason for such exceptions, and with case law best request is this, and then she will mention the exceptions. Fine. And this is the question again, I am reading it for you. What are the exceptions to the rule that stranger to a contract cannot sue upon it? इन्होंने क्या किया है, पहले इसमें किया है, पहले इन्होंने अपना रफ वर्क किया है, दैट इज होना ही चाहिए, हर एक क्वेश्चन को करना ही चाहिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। एंड फिर देन शी एक्सप्लेन, जो पहला जो स्टेप है इनका वो रहा ये, शी एक्सप्लेन्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जाहिर बात है पहले हमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझाना ही पड़ेगा, तभी हम उसके एक्सेप्टेंट लिखेंगे। अब देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए पढ़िए अच्छी तरीके से, कुछ है लर्निंग आपके लिए इसमें। The doctrine of privity of contract states that only the parties to the suit should be allowed to initiate a suit against the other party, and a stranger to the contract should not be allowed. सही है, तो ये इन्होंने मीनिंग समझा दिया, वन लाइनर। एंड देन शी केम टू दी however over the period of time some exceptions were included in this doctrine. It has faced a lot of criticism for not allowing the beneficiary of the contract to sue. तो अब इन्होंने यहाँ पर आगे सेकंड लाइन पे, अब यहाँ पर एक बात देखिए जो आपको समझने की है, यहाँ पर आपको लगेगा बहुत अच्छा आंसर है, बुरा नहीं है। वन लाइनर में समझाया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा आप एक इंपॉर्टेंट चीजें भूल गई अपर्णा, आप ये देखो, ये क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। ऑलमोस्ट मैक्सिमम मार्क्स हैं जुडिशरी के एग्जाम में
मैक्सिमम मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स का होता है, इससे इससे ज्यादा शायद ही किसी क्वेश्चन के आंसर में मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई रीजन नहीं कि हम बहुत शॉर्ट हो। तो हमारे पास इसके दो ही बातें हैं कि व्हाट इज द रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या रूल क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, और इसके एक्सेप्शंस क्या है। इसके दो ही कंपोनेंट होने चाहिए। लेकिन इसको हमें, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा, जो आपने एकदम बहुत ही ब्रीफ में कर दिया, उसको एक दो लाइन में और समझाना चाहिए था, या कोई ना कोई केस लॉ यहाँ पे दे देते हैं आप यहाँ पर, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र होता, उसके फैक्ट से समझा देते, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था। तो ये जो आपने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट है, तो ज्यादा ही ब्रीफ हो गई। अगर आप ध्यान में देंगे कि मार्क्स कितने का है, 15 मार्क्स का है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखते हुए जब आंसर लिखें तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कितने मार्क्स का आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपसे जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक या दो लाइन में इसको और अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था, या तो इलस्ट्रेशन देते या फिर केस लॉ देते आगे। ठीक है, अब कहां से बच सकते थे आप, जैसे आपने ये क्रिटिसिज्म की बात की, इससे हम बच सकते थे क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है नहीं। तो बेटर है हम इसको थोड़ा सा प्लस करते, इसको प्लस करते, और अगर जगह की, अगर वर्ड्स की कंस्ट्रेंट है तो इसको हम माइनस कर सकते थे, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू आर एडिंग ऑन दिस। Now, hence the court has introduced certain exceptions. Very good. Number 1 है beneficiaries under the trust or charge. अब ये देखिए, if a charge or a trust is created in favor of a person on some specific property, then that person may enforce such right even when he is not a party to the contract. ये बात सही है। In नवाब ख्वाजा वर्सेस हुसैनी बेगम, there was, अब यहां पर देखना हमने क्या लिखा है, there was an agreement, you see it, रेड से करूंगा मैं, there was an agreement between the appellant and the respondent's father for paying a certain sum of money in consideration of marriage. It was held. अब आपने, मैं अंडरलाइन करता हूं रेड लाइन में, आपने फैक्ट्स भी नहीं समझाए अच्छे तरीके से, जो एक्सेप्शन है वो एक्सप्लेन ही नहीं है। आपने सिर्फ कहा कि देयर वाज एन एग्रीमेंट एंड इट वाज हेल्ड। कंट्रोवर्सी क्या है, ये तो समझ में नहीं आया बात। प्लीज लेट मी नो एवरीवन ऑफ यू कि ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये जो फैक्ट्स हैं इनसफिशिएंट है या नहीं है एवरीवन, ये मुझे इनसफिशिएंट लगे, कम ऑन हरी अप। सो कंसीडरिंग द मार्क्स अलॉटेड टू दिस क्वेश्चन, ये गलत है। आपको यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, यहाँ कोई शॉर्ट नोट नहीं है, ये कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा एक्सेप्शन से फोकस करना था, तो एक्सेप्शन को भी समझाना चाहिए ना। तो यहाँ जो एक्सेप्शन है वो समझ में ही नहीं आया यहाँ पर, एक बात। दूसरी बात, फैमिली अरेंजमेंट, मैरिज सेटलमेंट और पार्टीशंस। When an agreement is made in connection with marriage, partition, or any family agreement, any person for whose benefit such agreement has been made can sue. Again very brief, और ना ही आपने यहाँ पर फिर कोई केस लॉ किया यहाँ पर ये। और ये भी ना एक, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है इससे कि आपको आइडिया तो है बट यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, यू आर जस्ट मेंशनिंग इट। फैमिली अरेंजमेंट, मैरिज सेटलमेंट और पार्टीशंस, when an agreement is made, है ना, in which a beneficiary, some arrangements are made for this, for marriage settlement, for this, मतलब आपको ना, आप खुद सोचो, आप ये आपको लग रहा नहीं लग रहा कि ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया हमारा। इसके मेनली 3 एक्सेप्शंस हैं, तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। अब 5-5 नंबर के अगर 3 एक्सेप्शंस हमें लिखने हैं, तो आप ये देखिए 5 नंबर कैसे जस्टिफाई होंगे आपके उसमें, ये बहुत छोटा हो गया आपके उसमें, आपने काफी कुछ कट कर दिया इसमें। और उसी तरीके से आप देखिए एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, अंडर दिस एक्सेप्शन व्हेन द पार्टी हैज टू पे ए थर्ड पार्टी अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट पार्टी एक्नॉलेजेस सच फैक्ट, देन ए बाइंडिंग ऑब्लिगेशन अकर्स ऑन दैट पर्सन टू पे, इट कैन बी बोथ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगेन ना ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन हुआ, ना ही कोई केस आया, नारायणी वाला केस था इसमें, है ना। तो आपने केस लॉ उसको एकदम ओवरलुक कर दिया इसमें, जबकि मेन पार्ट था सीधा था व्हाट आर द एक्सेप्शंस, तो वही एक्सेप्शंस हमने समझाया नहीं है इसमें। covenants running with land, this exception has been created in the case of Tulk. It said that if the purchaser of the land has notice of the fact that the owner of the land has certain duties created by the covenant or arrangement affecting land, then the purchaser shall be bound to follow them even though he is not a part of the contract. For example,
ये आपने कहाँ का कहाँ मिक्स किया? चलिए, देयर वाज एन अरेंजमेंट बिटवीन बी एंड डी दैट नो रेजिंग if wall would be done to prevent the air and light, then the purchaser of the land would also have to follow the same by virtue of this principle. Negative corner run side by side. Okay. हालांकि देखिए, ये जो आप कह रही हैं कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, है ना, मुझे इसका कोई टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दिखाना आप इसमें, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ इनका कहना ये है कि अगर कोई लैंड से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ मेरे और आपके बीच में, और उसमें जो हमारी और आपकी कंडीशंस को हम लोगों ने एक दूसरे एग्री कर लिया, तो कोई जो परचेजर होगा सब्सिक्वेंट उस लैंड का, वो भी उन्हीं कंडीशन से बाउंड होगा, जबकि वो उसके लिए स्ट्रेंजर है। जबकि मेरा यहाँ पर कहना ये है कि अगर मेरा और आपके बीच में कोई लैंड से रिलेटेड एग्रीमेंट है, और सपोज अपर्णा आप ही उस लैंड को परचेज करते हो, तो वो अपने आप में इम्प्लाइडली यू आर एंटरिंग इनटू माय शू। तो ये स्ट्रेंजर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर उतनी तरीके से शिद्दत से अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम प्राइम दिखता है कि वो था नहीं एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन ही हैज क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली ही हैज बिकम द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो उसने जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है दैट इज सब्जेक्ट टू दोज कंडीशन से खरीद रहा है वो, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ही इज नॉट द पार्टी। तो मुझे लगता है कि जो एक्सेप्शन 4 है, दिस इज मिस्टेकन, दिस शुड नॉट हैव बीन देयर, एंड इफ यू डिसएग्री यू कैन डिस्कस विद मी राइट नाउ, है कि नहीं है? सो अगेन आई बिलीव कि आपने देखो 5 या 6, ये 5th आंसर है, यू हैव रिटन 4 आंसर्स आप सब लोग ने, और अभी भी इतनी गलतियां आती हैं। तो देखिए कितना स्कोप है हमारे उसमें इसको राइट करने का, सीखने का, और अगर हम पहुंच जाते हैं, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं अगर एग्जाम में, तो कितनी बड़ी मिस्टेक्स होती है यहाँ पर, और फिर समझ में आ रहा होगा कि स्टूडेंट जो है मेन से क्यों वापस आते हैं। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र भी आपने लास्ट में किया है, शुरू में किया ही नहीं। आपने एक्सप्लेन तो करा, लेकिन इस फ्रेज का इस्तेमाल नहीं किया। तो जो आपकी इंट्रोडक्शन थी वो आपने टू ब्रीफ कर दी, बहुत ज्यादा ब्रीफ कर दी, और इसका यहां तक नहीं बताया कि ये जो रूल है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, व्हाट इज दैट, उसे कहते क्या है ना, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटिव कॉन्ट्रैक्ट। रिलेटेड केस एक्सप्लेन नहीं किया था। तो देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स। तो 5, अगर मैं ये मान लूं कि इसमें 3 मार्क्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट था और 4 into 3 इसके 3 एक्सेप्शंस लिखने थे हम लोगों ने, तो आपको एक नंबर तो एक्सेप्शन का मिलेगा 3, और एक किसका मान लीजिए 4/15, 4/15। नॉट इंप्रेसिव, जस्ट यू नीड टू इम्प्रूव पढ़ना। समझ में आ गई बात? हाँ है ना, बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक्सेप्शंस। दिस इज दीपक। इज दीपक देयर? नहीं है दीपक यहाँ पे, नहीं है अभी। कौन है यहाँ पर फिर? समर्थ। Samarth, are you there? Yes, Samarth is there. Doctrine of prohibitive consideration, case laws, Tuttle Atkinson, Dunlop Dyer, Jamna Das, Bestwick, ये नवाब ख्वाजा, शप्पू अम्मा। देखिए क्या करते हैं, ठीक, वेरी गुड। तो दिस इज द आंसर ऑफ समर्थ घई, एंड ही हैज डन रफ वर्क, जो कि मैं हमेशा चाहता हूं आपसे, और ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, करना ही चाहिए था। फिर आगे बढ़ते हैं इसके आंसर में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी, देखो फिर सीखने की जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर ये आंसर क्या है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। चलिए मैं इतना पढ़ के समझाता हूं आपको, तो देखिए क्या है। अब इसमें समझने की क्या बात है, आपके आंसर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए दोबारा क्या था प्लीज। अगेन सी द क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ, क्या है रूल? स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट, ये रूल था, है ना। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोहिबिटी कहते हैं, प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बात सही है। लेकिन आपको मैंने 50 बार समझाया कि जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वी शुड ट्राई टू कनेक्ट द क्वेश्चन विद द आंसर। जो आंसर है और क्वेश्चन का एक कनेक्शन फील होना चाहिए इंट्रोडक्शन में ही इटसेल्फ। अब भले ही आपने वही बात कही है, लेकिन वो शब्दों के ही माया है यहां पर। जैसे ये देखो समर्थ, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, आपने यहां से स्टार्ट किया, बात एकदम गलत नहीं है, लेकिन वहां पे लैंग्वेज क्या थी? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू अपॉन इट, है ना। तो अगर हम यह उन्हीं वर्ड से स्टार्ट करें, है ना, कि दिस इज वन ऑफ द
important doctrines of the contract that the stranger to the contract cannot sue, and this is called doctrine of primitive contract. तो doctrine of primitive contract एंड में आ गया, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? उसी रूल से हुई, उसी लाइन से हुई एक्चुअली। आई डोंट नो मैं कितना समझा पा रहा हूं आपको। इसी लाइन से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं अपर्णा ने क्या किया था इसमें, उसने वैसे ही किया था, वहां पे ध्यान नहीं गया उससे मेरा, लेकिन ये बात समझने की है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की लाइन से आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, है ना, the rule that stranger to the contract cannot sue upon it is known as the doctrine of primitive contract. बात वही है, वर्ड्स वही है, लेकिन आपने कहां से स्टार्ट किया? उन्हीं शब्दों से स्टार्ट किया जो शब्द क्वेश्चन की लैंग्वेज में है। प्लीज एवरीवन लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? कम ऑन एवरीवन, इट वुड हैव बीन बेटर। जल्दी बताइए। नेक्स्ट लाइन जो आपने लिखी है, इट मींस दैट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन अराइज बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ गड़बड़ करके मिस करके, ओनली ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली क्यों लिखा? कैन नॉट इंस्टीट्यूट ए सूट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया यहाँ पर, आपने सीधा लिखना चाहिए ओनली। अच्छा, ओनली वहां पर है, इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन अराइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ओनली, है ना। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है यहाँ, एंड फिर यहाँ पे लिखना चाहिए था एंड। समझ रहे हो? एक एंड के नहीं लिखने की वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें, और मुझे 2 बार पढ़नी पड़ी लाइन ये कि ये कहाँ गलत कर रहा है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जो स्टेटमेंट्स, जो सेंटेंसिंग, ये जो फॉर्मेशन है वो सिंप्लीफाइड रखो, सीधे सीधे दिल तक जाए एग्जामिनर के, कि लड़के को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया है। अब ये आ जाते हैं, चलिए फिर उन्होंने लैंग्वेज बुकिश यूज करने की कोशिश की है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव कॉन्ट्रैक्ट इज रूटेड इन इंग्लिश लॉ from the famous case law Twiddle versus Atkinson case. Twiddle versus Atkinson, in this case the court had held that no stranger to a contract can sue although it is made for his benefit. This case laid down the foundation of the doctrine of primitive contract. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप Twiddle versus Atkinson का लिखेंगे। इससे पहले जो हमने आंसर चेक किया था, मुझे लगता है कि अपर्णा आपके आंसर में समझ में आ गया होगा कि इस Twiddle versus Atkinson को यूज करके आप अपने आंसर को थोड़ा सा हैवी बना सकते थे, है ना। Similarly, House of Lords affirmed the principle of doctrine of primitive contract in the case of Dunlop Tyres versus ये। अब ये जो लाइन है इसको हम और थोड़ा ब्यूटीफुली डिफाइन कर सकते थे कि similarly was held in the case of this, इतना लंदी ना करके similarly the House of Lords had affirmed the principle of doctrine of primitive contract in the case of Dunlop Tyres versus Selfridge and Company। आप इसको समझ शॉर्ट भी कर सकते हो क्योंकि केस लॉ को मेंशन करना है। Similarly was held in the case of this। तो similarly was held in case और केस का नाम, तो उससे क्या होगा कि आपकी वर्ड्स भी कम हो जाएंगे, ब्यूटीफुल भी दिखेगा एंड टू द पॉइंट दिखेगा। यू आर रिपीटिंग दीज वर्ड्स, सिमिलरली यहां भी लिखा है और सिमिलर डिसीजन, फिर वही बात, एक बात को दोबारा कहने की कोशिश कर रहे हैं। नोट रिक्वायर्ड, यू शुड नॉट रिपीट लाइक दिस। एग्जैक्टली रिपीट कर दिया आपने। सिमिलर डिसीजन वाज आल्सो लेड डाउन इन जमुना दास वर्सेस राम अवतार। अब अगर आपने ऐसा कहते हैं तो आप उसी में लिख सकते थे, सिमिलरली वाज हेल्ड इन द केस ऑफ डनलप टायर्स एंड दूसरा जमुना दास वर्सेस राम अवतार। इस तरीके की लैंग्वेज करना सीख जाएंगे तो कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात कह पाएंगे अपनी बात को। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, वैसे इस केस की बात आगे इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब ये आगे एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। देखो ये जो वर्ड्स इन्होंने, इनके जो वर्ड्स हैं लगभग 601 हैं विद क्वेश्चन रफ, इट मींस अबाउट 500 वर्ड्स तो है ही हैं। तो कितने वर्ड्स इनका आंसर में कम हो सकते थे, कैसे? यहाँ पे देखो लाइन में इनकी, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव कॉन्ट्रैक्ट ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ये जो लाइन है ये तो हम समझा चुके हैं। ये जो लाइन है अभी हमने ये तो डिस्कस किया अभी तो ऊपर, इतना डिटेल में डिस्कशन कर डाला है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव कॉन्ट्रैक्ट का। फिर हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। हम लोग यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं कि above doctrine is subject to the following exceptions। above doctrine is subject to following exceptions। ये जो सिद्धांत है इसके निम्नलिखित अपवाद हैं। बस क्या दिक्कत है इसमें? समर्थ बताओ। अगेन हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिमिटिव कॉन्ट्रैक्ट का फिर मीनिंग समझाएं, 3 लाइनों में लिखें। सीधी बात हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे वर्ड्स आप देखो, आप 500 से ऊपर जा चुके हो, जबकि
ये 300 350 में कोशिश करनी चाहिए खत्म हो जाए सारी चीजों को। कम से कम रिपीटेशन से बचना चाहिए, जहां जहां जरूरी वो देंगे, लेकिन रिपीटेशन से भी अगर हम बच जाएंगे उससे क्वालिटी भी आएगी आपकी बातों में। बेटर नंबरिंग कर देनी चाहिए 1 बेनिफिशियरी। अब यहां पर थोड़ा सा कंजूसी करके वही बात है, क्योंकि मेनली देखो क्वेश्चन क्या था भाई, ये वो वाली बात है कि समर्थ भैया आपकी शादी हो रही है ना, आप दूल्हे हो, तो फोकस किस, जो कैमरामैन है उस जो वीडियो फिल्म बना रहा है उसका फोकस कौन होना चाहिए, आपको होना चाहिए फोकस, दुल्हन को होना चाहिए। उसने रसगुल्लों को कैप्चर कर लिया, उसने सारे दोस्तों को कैप्चर कर लिया, आपको हल्का फुल्का दिखाया है, तो आप क्या कहोगे उसको कि भाई मेरी शादी थी, मेरी मेमोरी क्रिएट होनी थी, तुमने करा क्या है। अब हमने इतना अच्छा समझाया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द एक्सेप्शंस। हमें हमें डॉक्ट्रिन को समझा करके एक्सेप्शंस पर आना था, एक्सेप्शंस पर आप आ भी गए, लेकिन कितने सस्ते में निपटा दिया आपने। यहाँ पर देखो ये समझाया, और इट वाज हेल्ड इन नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान, ये अफसानी बेगम। अब ये देखो इसमें आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से फैक्ट समझाने चाहिए थे कि इसका मतलब क्या है, इस ये किस तरीके से यहाँ पर है कि भाई प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी अलग से ईयर मार्क की गई, इसीलिए वहां पे कहा गया कि इट इज द चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर even though she was not party to the contract, she was entitled to sue। ये अब समझाया नहीं, यहां पर बिना फैक्ट को समझाए हाउ कैन यू प्रोसीड विद द आंसर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर ये, क्योंकि दूल्हा तो आप ही थे, ये क्वेश्चन यही पार्ट तो दूल्हे वाला पार्ट है जो फोकस वाला पार्ट होना चाहिए था, इसी को आपने बहुत मिनिमम उसमें कर दिया, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये आपको समझना चाहिए, ये एक अलग कि आपका इस क्वेश्चन का फोकस क्या है, इस क्वेश्चन में हमें किस पार्ट को ज्यादा वैल्यू देनी है, किसको केवल हम लोगों ने एक रेफरेंस के रूप में थोड़ा कनेक्टिंग के लिए जरूरी है उतना इस्तेमाल करना है बस। गॉट इट। सेकंड, यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी चाहिए थी, अंडरलाइन कर देना चाहिए। एन एग्रीमेंट इज मेड इन कनेक्शन दिस एंड ए प्रोविजन इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, ही मे टेक एडवांटेज ऑफ द एग्रीमेंट इवन दो ही इज नॉट ए पार्टी एंड दिस इज केस। वही बात, सेम मिस्टेक किया आपने, एक्नॉलेजमेंट एंड एस्टोपल थर्ड है वेन्यू पार्टी, वही बात है। अगेन यू डिड नॉट मेंशन द केस लॉस, केस लॉ को मेंशन नहीं किया आपने, वही गड़बड़ हो गई आपने। अच्छा, कॉवेनेंट्स रनिंग यहाँ आपने भी लिखा है। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, समझ ये तीसरी या चौथी बार हो रहा है आई वुड लाइक टू से, हमने नहीं पूछा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा क्यों लिखते हो हर बार, आई वुड लाइक टू से मैं कहना चाहूंगा, ये तो इम्प्लाइड ही है कि आप ही कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, कोई मोहल्ले वाला पड़ोसी कोई और नहीं लिख रहा है, ये आप ही लिख रहे हैं, तो ऐसे अनवांटेड स्टेटमेंट से बचना चाहिए आपको। आई वुड लाइक टू से दैट एज पर द डॉक्ट्राइन प्रिविलेज कॉन्ट्रैक्ट, फिर वही लाइन लिख दी, सीधा लिखिए कि 10 अबव आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दिस जो लाइन है उसकी, उसने पूछा कौन से हैं लास्ट में, अच्छा तो ये है बस, अब है बात खत्म, एक लाइन में कंक्लूड करेंगे इसमें हम। तो वही आई बात, आपको जो चीज आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए थी वो एक्सप्लेन ढंग से की नहीं है। एफर्ट्स आर वेरी गुड, मतलब एफर्ट्स के लेवल आई कैन प्रेज फॉर यू, लेकिन इंप्रूव्ड है पहले से नो डाउट, एंड लेकिन इंप्रूवमेंट के काफी चांसेस भी हैं, बट इवन दो आई वुड लाइक टू गिव यू 5/15 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया समर्थ, हो गए साहब। अब आ जाइए दीपक। दीपक यादव का क्वेश्चन यह है कि दीपक यादव रफ वर्क किया है इन्होंने, एक्सेप्शंस लिखे हैं, अगेन इन्होंने अगर यहाँ पर सभी केस लॉज हम मेंशन कर देते तो फिर केस लॉज को लिखना आसान हो जाता है। देखते हैं, a person who is not a party to a contract cannot sue upon it even though the contract is for his benefit and he provided consideration, ये ठीक है। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट इज, ये बात सही है। अब इन्होंने बात सही है एकदम, ये मुझसे कह सकते हैं कि सर आपने कहा एकदम टू द पॉइंट, चलो बात सही है, लेकिन इसमें टू द पॉइंट में ही बात छुपी हुई है कि ये जो क्वेश्चन की नेचर है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर ये है, लेकिन इसमें अगर आप कह देंगे कि भाई इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेंटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये रूल कहाँ दिया गया है, ए लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिवेंटिव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नेसेसरी है। क्यों, इस क्वेश्चन के नेचर को दोबारा समझ लो, क्योंकि दीपक को समझाना बहुत जरूरी है इस केस में कि क्यों जरूरी है। क्वेश्चन था आपका ये, देखो ये क्वेश्चन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, पढ़िए जरा स्क्रीन देखिए। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट, तो ये एक पार्ट मैंने ये एनसर्कल किया,
एंड सेकंड पार्ट है रूल एक्सेप्शंस। ऐसे कीजिए, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, ये हुआ एक पार्ट। एंड नाउ यू सी रूल दैट stranger to contract cannot sue upon it. Can you see two circles here? In this case, rule is given and you are supposed to write the exceptions. क्योंकि रूल दिया गया है, इसको रूल को समझाना यहां पर जरूरी है, ठीक है। और यहां पर आपको एक स्कोप भी मिलता है कि आपके पास एक दो केस लॉ है, 3 केस लॉज हैं जो आपके आंसर को थोड़ा बल्कि बना सकते हैं और एक दो लाइन में समेट भी सकते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ये, लेकिन इट्स गुड, बट इट कुड हैव बीन बेटर। कि ये जो डॉक्ट्राइन है इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और थोड़ा सा एक पैरा तो पूरा कंप्लीट हमें कर ही देना चाहिए था, एक दो लाइनों में, एक मतलब एक दो तीन स्टेटमेंट में। प्लीज लेट मी नो दीपक की बात समझ में आई नहीं आई, कम ऑन हरी अप। दीपक एक बात बताओ, तुमने इस टॉपिक को तैयार करके रेडी करके याद करके लिखा है या फिर इसको चेक करवाने के लिए बस कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया है? सही से बताना, जल्दी बताओ। हाँ, रीड करके लिख दिया है इसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप हमेशा एक फैलेसी इल्यूजन में फंसे रहेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो क्या नुकसान है इसका कि अभी आपको लग रहा है कि मैं चेक करा लेता हूं, लेकिन ये आपकी चेकिंग नहीं हो रही है आपकी। जब आप इसको खुद अपने माइंड से इसको लिखते तो आपके वर्ड्स चेंज हो जाते ऑटोमेटिकली, जो कि गलतियां भी यहां पर नहीं आएंगी। समझ रहे हो? ये बुकिश लैंग्वेज की जो लैंग्वेज आ रही है सारी को, तो वो गलतियां आपकी पकड़ में आएंगी ही नहीं इस तरीके से। और ये आपको दूसरी तीसरा समझा रहा हूं, आप अपने वर्ड्स में लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए कि आपका आपने पहले पढ़ो, याद करो अच्छे तरीके से, और फिर उसको लिखो कि मैं कैसा लिखता हूं। इस तरीके से कोई भी लाभ नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट दीपक? इसका कोई फायदा नहीं है इस तरीके से आंसर लिखने का। दीपक इसका आंसर दोबारा लिखेंगे आप, 672 वर्ड्स का है, तो इसमें कुछ आपका रफ वर्क है, 600 वर्ड्स का है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखो दोबारा आगे, इसको दोबारा लिखिए इसको, ठीक। टू लेंथी, अदरवाइज वेल एक्सप्लेन्ड, सब कुछ सही है, एकदम टेक्स्ट बुक है, नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। अदरवाइज इट्स वेरी गुड। ये लो चेक्ड, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई समझाने वाली बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10/15, ठीक है दीपक। चलिए ये तो हो गया आपका, और किसी का है क्या आंसर? बिल्कुल, निशा आपने भेजा क्या? निशा शर्मा भी है और एक लिशा भी है, दोनों शर्मा है, निशा लिशा, आपने भेजे आंसर्स। चलिए, तो अभी क्या है देखो, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं लगातार, और मेरी क्लासेस भी नहीं हो पाई क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया, क्योंकि आप भेजेंगे इस क्लास में यही बहुत दिक्कत आती है कि आप लोग आंसर नहीं भेजते हो। ओके, फिर ये क्लास में तो आज का काम खत्म हो गया, आई एंड दिस क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सब लोग। चलिए, आई कंक्लूड दिस क्लास, बाय बाय।